नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन यानी कि ब्रेन के भाग। गाइज, लास्ट क्लास में हमने अनुमस्तिष्क के बारे में चर्चा की थी, यानी कि सेरेबेलम के बारे में चर्चा की थी, जो कि पश्च मस्तिष्क का एक उपभाग है। गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा। गाइज, हिंदी में भी इसका सेम नाम है, मेडुला ओब्लोंगाटा। इसे शॉर्ट फॉर्म में MOB कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। गाइज, मैं आपको बता दूं, ये भी हमारा पश्च मस्तिष्क का ही उपभाग होता है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें कि भैया ये पश्च मस्तिष्क का, यानी कि आपका जो हिंड ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क, अभी बताऊंगा पश्च मस्तिष्क के बारे में। जो आपका हिंड ब्रेन है, इस हिंड ब्रेन का ही भैया ये क्या होता है, ये उपभाग है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, इस क्लास में भी समझा देता हूं, क्योंकि बेटा अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हम जो हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ये नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। आज की इस वीडियो में हम जो मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ब्रेन का एक उपभाग है। वैसे बेटा ब्रेन के 3 भाग होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। एक होता है मिड ब्रेन, जिसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और एक होता है हिंड ब्रेन, जिसे पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा बेटा कि आपका ये है ब्रेन, और इस ब्रेन के कितने भाग होते हैं, ध्यान से समझना बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग है भैया फोर ब्रेन, और इस फोर ब्रेन को कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। क्या कहा जाता है बेटा? अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा भाग कौन सा है? तो दूसरा भाग है भैया मिड ब्रेन, और इस मिड ब्रेन को कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। क्या कहा जाता है भैया? पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। और तीसरा भाग कौन सा है इसका? तीसरा भाग है भैया हिंड ब्रेन। कौन सा? हिंड ब्रेन, जिसे सॉरी इस मिड ब्रेन को पश्च मस्तिष्क नहीं कहा जाता भैया, मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन को कहा जाता है बेटा पश्च मस्तिष्क। क्या कहा जाता है भैया? पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। मैंने कहा बेटा कि आपके ब्रेन के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र भाग, एक होता है मध्य भाग, एक होता है पश्च भाग, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होता है, ये बेटा हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। ये बेटा सबसे बड़ा भाग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो बेटा क्या बताना है आपको? फोर ब्रेन। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो भैया मिड ब्रेन जो होता है, ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। ये सबसे छोटा भाग है। समझ में आई बात? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो फोर ब्रेन है, यानी कि अग्र मस्तिष्क है। और ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है? मिड ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क। आगे देखिए बेटा, जो फोर ब्रेन होता है, इसके 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं? 3। नंबर 1 पर बात करते हैं थैलेमस। कौन सा भैया? थैलेमस, हिंदी में भी सेम नाम है। दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपो आगे लगा दो, पीछे सेम है थैलेमस। तीसरा भाग कौन सा है भैया? तो सेरेब्रम, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रमस्तिष्क। क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मिड ब्रेन का बेटा कोई उपभाग नहीं होता। इस मिड ब्रेन का कोई उपभाग नहीं होता। इतनी बात क्लियर है? जब आपको मिड ब्रेन पढ़ाएंगे तब आपको बढ़ाएंगे कि इसमें होता क्या है। एक संरचना होती है जिसे कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना कहा जाता है,
कोपरोक्वार्डिगेमिना, ठीक है। और हिंड ब्रेन होता है, इस हिंड ब्रेन के भी बेटा 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं? 3। नंबर 1 पर आता है पोन्स, और पोन्स इसका पूरा नाम होता है पोन्स वेरोलाई। बहुत सारी पुस्तकों में केवल पोन्स होता है। दूसरा होता है बेटा मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। बेटा लास्ट क्लास में यानी कि कल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सेरेबेलम के बारे में, जो कि भैया पश्च मस्तिष्क का ही एक उपभाग है। इसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, इसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। ये चीजें मैं बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आपको बेटा रिपीट हो जाए और आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने बात क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? तो बेटा सबसे बड़ा उपभाग होता है ये सेरेब्रम, यानी कि परमस्तिष्क। ये सबसे बड़ा उपभाग है भैया। ये पूरे ब्रेन का, याद रखना, ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है। ये आपका जो पूरा ब्रेन है, इस ब्रेन का ये 2/3 भाग होता है। इस पूरे ब्रेन का ये 2/3 भाग होता है। कौन? ये बेटा सेरेब्रम। ये सबसे बड़ा उपभाग होता है, ठीक है। और सबसे छोटा उपभाग कौन सा होता है? तो ये होता है अनुमस्तिष्क, इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। और लास्ट क्लास में बेटा हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। ये होता है भैया ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग, सबसे छोटा उपभाग। और क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो फोर ब्रेन या फिर अगर मस्तिष्क। ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? तो सेरेब्रम, परमस्तिष्क। और ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है? तो सेरेबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क। गाइज इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये जितने भी आपको उपभाग दिखाई दे रहे हैं तो सभी उपभागों के बारे में पढ़ा दूं, ताकि ओवरऑल आपको इस चैप्टर की समझ में आ जाए। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा आज की क्लास से, याद रखना मेडुला ओब्लांगाटा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी, आरपीएफ वगैरह, बहुत सारी एग्जामों में बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेडुला ओब्लांगाटा से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना ब्रेन का ये। वैसे एसएससी में देखें तो एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा यहाँ से। और भी है जैसे कि राजस्थान पुलिस है, लेबर असिस्टेंट है, ग्राम सेवक है, बहुत सारी एग्जामों में बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान रखना, इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, याद रखना बेटा ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इतनी बात क्लियर है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और जितने भी अपने दोस्त हैं जिन्हें बायोलॉजी कठिन लगती है, इस चैनल के बारे में बताओ, हमारी वीडियो को शेयर करो ग्रुपों में, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए भैया, ताकि हम लाइव पढ़ा सके, आपको भी मजा आए पढ़ने में और हमें भी पढ़ाने में मजा आए। बेटा हमारी फैमिली बहुत छोटी है अभी तक, तो यार सिर्फ 1500 हुए हैं, बहुत बड़ी बनानी है, अभी तक तो शुरुआत की अपन ने। बहुत अच्छा लेवल का आपको कंटेंट उपलब्ध कराना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ लगातार, हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। आप भी हर रोज कुछ नया सीखिए, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले मुझे ये बताओ। अब बात करते हैं बेटा मेडुला ओब्लांगाटा के बारे में। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया ये पश्च मस्तिष्क का एक उपभाग है। ये क्या है? पश्च मस्तिष्क का उपभाग है। इतनी बात क्लियर है। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं और फिर आगे चलते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया। अब बात आती है कि मेडुला ओब्लांगाटा करता क्या है भैया, क्योंकि यहां से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक भैया वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर दो भैया, आपका ही तो है ये यूट्यूब चैनल, मेरा थोड़ी ना है। करो भैया। देखिए
अब बात आती है कि मेडुला ऑब्लांगाटा करता क्या है। तो बेटा ये इनवॉलेंट्री जो रिएक्शन होती है उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्या करता है बेटा? इनवॉलेंट्री रिएक्शन, इनवॉलेंट्री जो रिएक्शन होती है ये उनको कंट्रोल करता है, उनको कंट्रोल करता है। अब ये इनवॉलेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है? तो भैया ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? तो ये ऐसी क्रियाएं होती है बेटा जो हमारी इच्छा के बगैर होती है, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये हमारी बॉडी में तो होती है लेकिन बेटा इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है तो बिल्कुल नामात्र। तो उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है बेटा? मेडुला ऑब्लांगाटा, जिसे आप MOB कहते हो। मैं लिख देता हूं, ये ऐसी क्रियाएं, अभी आपको एग्जांपल देख के भी समझाऊंगा, धीरज रखिए। ये ऐसी क्रियाएं होती है जो हमारी बॉडी में तो होती है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखना है। ये ऐसी क्रियाएं होती है जो हमारी बॉडी में तो होती है, यानी कि हमारे शरीर में तो होती है, परंतु किंतु हमारा इन पर कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता है, बेस्ट एग्जांपल, उल्टी को आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो जो आप कंट्रोल करते हो थोड़ा बहुत, वो किसके कारण करते हो बेटा? इस एमओ के कारण। इस एमओ के कारण, मेडुला ऑब्लांगाटा के कारण। दस्त पर भी आप कंट्रोल एक निश्चित समय तक ही कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर सकते। डकार लेना, डकार पर भी आप कंट्रोल अत्यधिक मात्रा में नहीं कर सकते, कुछ लिमिट तक ही कर सकते हो। इसके अलावा हिचकी आना, हिचकी पर भी आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। खांसी पर भी नहीं कर सकते। जुखाम पर भी नहीं कर सकते। खर्राटे लेना, इस पर भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती। अभी मैं आपको सब लिखवाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अगर वो नहीं हुई तो आपकी मृत्यु हो सकती है। जैसे कि हृदय की धड़कन पर आपका कंट्रोल है क्या? नहीं भैया। ये हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? एमओ। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का कार्य ब्रेन का कौन सा भाग करता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा। अब ये नहीं कि आपने सोच लिया आपका ब्रेन ये मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, हृदय की धड़कन को रोक देगा। ऐसे कंट्रोल नहीं बेटा, ऐसा कंट्रोल नहीं, ठीक है। और श्वसन, तो ये तो नहीं है कि भैया आपने श्वसन की प्रक्रिया को रोक लिया, तो ऐसे अगर कंट्रोल रहा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो ये ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि हृदय की धड़कन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण तंत्र, और बात करें तो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। आइए डिटेल में समझते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सभी जितनी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि अनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं, जिन्हें कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। टेंशन मत लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। अभी मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि भैया आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अब ये जो इनवॉलेंट्री जो रिएक्शन होती है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ये ऐसी क्रियाएं होती है जो हमारी बॉडी में तो होती है परंतु इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब ये जो इनवॉलेंट्री रिएक्शन होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। पहली बात करूं मैं तो पहली होती है भैया वाइटल रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन से हिंदी में कहा जाता है जैविक
क्रियाएं, और दूसरी होती है असेसरी रिएक्शन, यानी कि सहायक क्रियाएं। देखिए बेटा, जैविक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु फिक्स है, आपकी मृत्यु फिक्स है। एग्जाम्पल दूं तो हृदय की धड़कन, अगर हृदय की धड़कन बेटा ये नहीं हुई तो आपकी मृत्यु फिक्स है। ये इसके एग्जाम्पल है बेटा वाइटल रिएक्शन के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय की धड़कन को, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हृदय की धड़कन होती है उसे मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करने का कार्य करता है, तो मेडुला ओब्लांगाटा। ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो मेडुला ओब्लांगाटा, कुछ निश्चित समय तक। और बात करें तो श्वसन की प्रक्रिया या श्वसन की क्रिया रेस्पिरेशन, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ओब्लांगाटा। और बात करें तो पाचन, और बात करें तो उत्सर्जन, और बात करें तो रक्त परिसंचरण, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है बेटा, तो मेडुला ओब्लांगाटा करता है, एमओ करता है। जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कुल मिलाकर बात ये तो आपको याद करना ही करना है। लेकिन ये एसेसरी रिएक्शन होती क्या है, सहायक क्रियाएं होती क्या है, जो कि अनैच्छिक क्रियाओं का दूसरा भाग है। ये ऐसी क्रियाएं होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती, जिनकी अनुपस्थिति में हमारी जो मृत्यु है ये नहीं होती है बेटा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं उदाहरण। जैसे कि डकार आना, अगर आपने डकार नहीं ली तो क्या आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्या नहीं, तो इनकी अनुपस्थिति में आपकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन बेटा अगर आपने पाचन नहीं किया तो आपकी मृत्यु फिक्स है, श्वसन की क्रिया नहीं हुई आपके शरीर में तो आपकी मृत्यु फिक्स है, ब्लड प्रेशर नहीं हुआ तो बेटा आपकी मृत्यु फिक्स है, हृदय की धड़कन नहीं हुई तो आपकी मृत्यु फिक्स है। तो ये ऐसी वाइटल रिएक्शन जो होती है, ये ऐसी रिएक्शन होती है, यानी कि ऐसी क्रियाएं होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये एक्सेसरी जो रिएक्शन होती है, सहायक क्रियाएं होती है, ये ऐसी क्रियाएं होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती। जैसे कि डकार आना या डकार लेना लिख सकता हूं मैं, खांसी, जुखाम, उल्टी, दस्त, और यहां पे लिख देता हूं खर्राटे लेना, आंखों का छपकना, आंखों का छपकाना। सोते टाइम खर्राटे लेते हैं बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा। वो एक एक्सेसरी रिएक्शन है, सहायक क्रिया है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। बहुत सारे लोगों को देखा होगा सोते टाइम बहुत अधिक मात्रा में खर्राटा लेते हैं, बहुत तगड़ी आवाज करते हैं, बहुत तेज आवाज करते हैं। हम आंखों को छपका सकते हैं कि एक निश्चित समय तक, आप अगर खुले रखिए तो एक निश्चित समय के पश्चात बेटा आंखें अपने आप छपकने लग जाएगी। तो इनको कौन कंट्रोल करता है, बेटा इन सभी को ये एमओ कंट्रोल करता है। डकार लेना, खांसी, जुखाम, उल्टी, दस्त, खर्राटे लेना, आंखों का छपकना, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है भैया, जल्दी जल्दी ऑप्शन में बताइए। छींक भी तो नहीं लिखी ना आपने, हाँ एक छींक लिख लीजिए। और डकार लेना, खांसी, जुखाम, उल्टी, दस्त, छींक, आंखों का छपकना, यही है बेटा। तो इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, मेडुला ओब्लांगाटा यानी कि एमओ कंट्रोल करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया जो हम खर्राटे लेते हैं तो उन खर्राटों को कौन कंट्रोल करता है, अब आपसे एक ऑप्शन नहीं आएगा, 3-4 ऑप्शन देगा, जैसे कि खर्राटे लेना, आंखों का छपकना, खांसी, जुखाम, उल्टी, दस्त, इन सभी को कंट्रोल ब्रेन का कौन सा भाग करता है, मेडुला ओब्लांगाटा करता है। ये एक्सेसरी जो रिएक्शन होती है, सहायक क्रियाएं होती है, यहाँ से आपके एग्जाम में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस तरफ का जो पोर्शन है, हार्ट बीट हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सीरेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को
ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा एमओ करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्ट बीट को कंट्रोल करने का कार्य ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, तो एमओ करता है बेटा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, तो एमओ करता है। डाइजेशन को कंट्रोल करने का कार्य ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, तो एमओ करता है भैया। एक्सीडेशन को कंट्रोल करने का कार्य ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, तो एमओ करता है भैया। ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने का कार्य ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, तो एमओ करता है। तो याद रखना, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सीडेशन और ब्लड सर्कुलेशन, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है बेटा, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, यानी कि एमओ करता है। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये बेटा वाइटल रिएक्शन है, ये जैविक क्रियाएं है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु फिक्स है। इतनी बात क्लियर है। तो आशा करता हूं बेटा एमओ के बारे में यानी कि मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, सेरेबेलम के बारे में, अनुमस्तिष्क के बारे में, से छोटा दिमाग कहा जाता है बेटा, तो भैया जाकर देख लीजिए। एक चीज और बता देता हूं, एक पूछा जाता है आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ब्रेन स्टेम यानी कि मस्तिष्क की जो पूंछ होती है वो किस किस से मिलकर के बनी होती है, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। ब्रेन स्टेम यानी कि मस्तिष्क की पूंछ किस किस से मिलकर के बने होती है, तो आपका जो मिड ब्रेन होता है यानी कि जो मध्य मस्तिष्क होता है इससे, और ये जो पोन्स वेरोलाई वाला भाग होता है वो मैंने बता दिया, पश्च मस्तिष्क का एक भाग था पोन्स वेरोलाई, उससे और भैया इस एमओ से, ये तीनों मिलकर के बेटा किसका निर्माण करते हैं, तो भैया मस्तिष्क की पूंछ का, ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क की पूंछ का निर्माण करते हैं बेटा। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। मस्तिष्क की पूंछ का निर्माण किससे होता है, मध्य मस्तिष्क से होता है और पश्च मस्तिष्क के दो भागों से होता है। याद रखना, पश्च मस्तिष्क का जो कौन सा वाला पार्ट कट रहा है, कौन सा वाला पार्ट कट रहा है, सेरेबेलम जो अनुमस्तिष्क वाला भाग होता है बेटा, इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। उस छोटा दिमाग इसमें नहीं कंट्रोल, कहने का मतलब इसमें ऐड नहीं किया जाता। एक तो मध्य मस्तिष्क होता है, एक पोन्स वेरोलाई होता है और एक मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। ये तीनों मिलकर ही बेटा मस्तिष्क की पूंछ का निर्माण करते हैं, इसमें अनुमस्तिष्क नहीं होता है। याद रखना, पश्च मस्तिष्क के तीन उपभाग थे, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा और बेटा सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क को छोड़ दीजिए, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के दो उपभाग पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगाटा, ये तीनों मिलकर के बेटा ब्रेन की पूंछ का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूं ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको जैसा कि बताया कि इस नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पहले हम ब्रेन के पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर को हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, एंड तक लेके जाएंगे, और फिर यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद में करवाने वाला हूँ। टाइम समय लगेगा बेटा, टाइम लगेगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ, एक बार अगर आपने मेरा ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो जिंदगी भर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी एग्जाम पास हो जाएगी, नौकरी लग जाओगे, लेकिन भूलोगे नहीं भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके।